खबर है, मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नाजरीन, सबसे अहम खबर पीटीआई को सेटबैक हुआ केपीके में, और जो गेन हुआ है वो JUIF का हुआ है। अभी तक चार एक सीटों का फ़र्क आपस में आ रहा है। देखना ये है कि क्या क्लियर कट मैंडेट आता है या कटापटा होगा। भारत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी JUIF बनती नज़र आती है। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब एक तरफ तो एक वायबल ऑप्शन के तौर पर मुस्लिम लीग नून के यानी प्लेटफॉर्म से उनको पुट किया जा रहा है, और साथ इंतहाई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो मौजूद है। तो अगर वो आते हैं, सामने आते हैं या ऊपर आते हैं, तो इस बैगेज का क्या होगा जो उनके ये जो केस FIA का है। इसके साथ ही गैस की मुअत्तली से मुल्क को क्या खुदा न खास्ता 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स में कहीं कमी आने का कहीं खदशा तो नहीं है। क्या मामला है, OIC का इजलास कितना कामयाब रहा। तो भट्टी साहब, ये तो जो PTI है इसने तो लूज़ कर दिया अपना स्ट्रांग होल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब देखें, PTI की शिकस्त तो नज़र आ रही थी। साहिब इल्म कुछ लोग कह रहे थे पिछले दिनों में जो कुछ नाराज़गियाँ हुई कि अगर वो भाई लोग पीछे ना आए तो PTI के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत है कि नून लीग भी वहाँ ठूस हो गई और पीपल्स पार्टी भी। और मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा इमरान खान के, वो आपको पता है मेयर पेशावर, अभी मेयर पेशावर का रिजल्ट थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। रुका नहीं है, सिर्फ 5-6 पोलिंग स्टेशन है, उनकी क्लियरेंस आ गई है इलेक्शन। अच्छा, आ गई, ठीक है। वहाँ PTI तीसरे नंबर पे है। गवर्नर KP के अजीज भी और बाद बेशुमार वुज़रा के भाई बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं। मुझे क्योंकि उनके आज खुद वुज़रा ने कहा कि महंगाई जहां जाते थे अगले लोग ताने मारते थे, हम इसका सामना ही नहीं कर सके। यूसुफ जई का बयान आया, शिबली फराज साहब का आया और दीगर का आया। काजी साहब, मेरी समझ से बाहर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अगर बल्दियाती इलेक्शन के नताइज जो आज आए हैं, अब तक आए हैं, इसका असर दरअसल कौमी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसकी वजह है कि ये कौंसलर ने गली मोहल्ले से बंदे निकालने हैं। अगर KPK में ये हाल हुआ है, जिसका क्रेडिट इमरान खान लेते थे, 9 साल से हुकूमत वहाँ, वफाकी हुकूमत इनकी, सूबाई हुकूमत इनकी। असद कैसर की एक ऑडियो वीडियो लीक हुई है कि 2.5 अरब रुपये के मैंने फंड दे दिए हैं और 70 करोड़ में बस कैश है। तो पंजाब में क्या होगा? मेरे लिए तो मौलाना साहब को कौन सा इंजेक्शन लगा, कहीं उसकी वो धमकी तो नहीं काम आ गई कि मुझे नैब ने बुलाया तो मैं धरना वो दूंगा। पता नहीं अब क्या है। लेकिन मैं पहले कुछ आपको वुज़रा जो एडमिट कर रहे हैं कि हम जहाँ जाते थे कि वुज़रा कि हम जहाँ जाते थे महंगाई की लोग बात करते थे, तो क्या ये फैक्टर सुनाइए जरा। जहाँ पे कि PTI हारी है और वो इस वजह से हारी है कि PTI का मुकाबला PTI से था। काफी मुश्किलात हैं इस वक्त। जाहिर है कि अवाम को कुछ शिकायतें थी महंगाई के सिलसिले में। जी मलिक साहब, मेरे ख्याल में अगर पहला तो भट्टी साहब ने फैक्टर बताया, अगर ये मान ली जाए शिबली साहब की बात कि PTI का मुकाबला PTI से था, इसका मतलब लीडरशिप का फेलियर है। लीडरशिप से मुराद हुज लीडिंग PTI, ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो दोनों तरफ से फेलियर है। मैं समझता हूँ इससे जो सबसे बड़ी जो चीज़ साबित हुई है, जो हम पाकिस्तानी बड़े टॉक शो करते हैं या लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी असेसमेंट है कि पाकिस्तान का वोटर ज़्यादा ज़हीन है, समझदार है, और उसको पता है जमहूरियत क्या है। जमहूरियत की 1000 खामियाँ हो सकती हैं, मगर जमहूरियत में अगर अवाम वोट अपना सही डाले, अपना सही गुस्सा निकाले या अपना एक्सप्रेशन सही करे, तो चीज़ें बदल सकती हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वोटर ने, KPK ने, ये साबित किया कि वो इंटेलिजेंट है, वो अपना दिमाग से इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने हुकूमत को, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहे, जब आप महंगाई, बेरोज़गारी और जो डिप्रेशन फैला है, उन्होंने साबित किया कि हम खुश नहीं हैं। सिंपल सी बात है, और वो साबित हो गया। इससे ज़्यादा और क्या टेस्ट आपको चाहिए कि वो हुकूमत जो 9 साल से 2 दफ़ा वहाँ पर मैंडेट लेके बैठी है, फेडरल में भी उनकी हुकूमत है, वहाँ पे भी उनकी हुकूमत है, साबित हो गया हुकूमत रह गई है। इखलाकी तौर पे तो क्लियर हो गई है। अच्छा, अब ये वो कह रहे हैं भट्टी साहब के अंदरूनी इख्तलाफात, ये तो बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम है भट्टी साहब। अच्छा, हैरत है, ये इल्ज़ाम ये नून लीग पर लगाए तो कुछ बात समझ आती है। मौलाना फजलुर रहमान पर लगाए, अब PTI कह रही है हमारे MNA MPA बिक गए हैं चंद टुकड़ों के लिए। तो जो पार्टी चंद पैसों के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ कर दे, तो वो आवाम के लिए क्या बेहतर करेगी। ये मैं हमेशा, कादी साहब आप याद करें, हम कहते थे कि PTI की हुकूमत को ना अपोजिशन से खतरा है ना किसी से, सिर्फ अपनी महंगाई, बैड गवर्नर और लूटमार से खतरा है। वही नताइज हुए कि पार्टी तकसीम दर तकसीम होती गई। लीडरशिप का फुकदान है। जब लीडरशिप का फुकदान हो, लीडरशिप डमी लोगों को आगे लगाए, इज लाइक के पंजाब
आप जब ऐसे लोग जो कि जिनकी गिरफ्त कमज़ोर हो, जिनके ख़ानदान पे मुबैना इल्ज़ामत हो, उन्हें आगे करेंगे, तो ये इमरान खान साहब को सोचने का फैसला है। मेरे ख्याल में तो जो मुझे अभी इतला मिली है कि इमरान खान पंजाब में अब इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जोर लगाती है तो अलग है, उन्होंने इजलास बुला लिया कि केपी के नताइज ये है। और एक वो कह रहे हैं कि जी हमारे एमएनए चंद पैसों के लिए, कुछ कह रहे हैं महंगाई की वजह से, कुछ कह रहे हैं गलत टिकट देने की वजह से, तो इसमें इसका मतलब है इन्हें अपोजिशन ने नहीं हराया, इन्हें इनके इस नारे ने हराया कि हम आके बेहतरी लाएंगे, इस्लाहत करेंगे। ना ये बेहतरी ला सके, ना इस्लाहत कर सके महकमों में, ना करप्शन का खात्मा कर सके। आपने मालम जप्पा और बीआरटी केस तो बंद कर दिया, लेकिन अवाम ने एक पर्ची के जरिए आपको बता दिया कि बच्चे हम बड़े बड़े बुर्ज एक छोटी सी पर्ची के जरिए जमीन बोझ कर देते हैं। मैं मलक साहब की इस बात को कह रहा हूँ। मैं बड़ी साहब आपको मौलाना का भी एक शॉट सुनवाता हूँ, जी सुनाएं। देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस हम नहीं है तुलु एसार से, अब तुलु एसार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज अपने बरकत के साथ मौजूद हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इन्होंने भी अपना एक इशारा कर दिया है, जिस तरीके से ऐसे भी से देखे ना, वो जो एक शक था, जिनको भी शक था कि इलेक्शन फेयर नहीं हुई 2018 में, उनको एक सपोर्ट मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि साबित हो गया, मगर सबसे बड़ी बात है, अगर आप दोनों भी मेरे से एग्री करेंगे, आप 1 मिनट में रिकॉर्ड देख लें ज़िमनी इलेक्शन का, कहीं पे पीटीआई आपको नजर आई है। कंटोनमेंट में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें नंबर 2 पार्टी जो बनी है पीटीआई है पंजाब में। लाहौर मतलब हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो होता है, जो कंटोनमेंट में लोग ज़रा जो रहते हैं वो समझा जाता है पीटीआई के साथ है। कंटोनमेंट इलेक्शन आप देख लें, ज़िमनी इलेक्शन देख लें, पिछले हफ्ते खानेवाल में इलेक्शन हुआ, इतना इंटरेस्टिंग इलेक्शन हुआ है, और उसमें नून का भी असलियत बाहर आ गई कि जो पीटीआई का पुराना कैंडिडेट था उसको नून ने टिकट दे दी, नून ने पीटीआई को टिकट दे दी, और वहाँ पे नून। लेकिन मालिक साहब, आपको लगता नहीं है कि अभी यहाँ पे अभी तक जो हमारे पास ये जो फॉर्मेशन आ रही है कि 19 सीटों से वो आगे हैं, 62-63 सीटें हैं टोटल मेरे ख्याल में। नहीं काई साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन है, देखिए इसमें एक कमेंट में इजला में हो रहे हैं, उनकी तहसीलों में हो रहे हैं, ये आप उसको मिक्स कर रहे हैं। ये कोई नेशनल इलेक्शन नहीं है, मैं नेशनल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं तो और बात कर रहा हूँ। 36 ये 17 इजला में हो रहे हैं, और आगे उनकी तहसीलों में हो रहे हैं, और डायरेक्ट हो रहे हैं। ये उसमें हो रहे हैं, उसमें तो अक्सरियत अभी तक शहर और तहसीलें मौलाना के पास चले गई हैं, अभी तक पेशावर तक चले गए। अब तुराब साहब को मेरा ख्याल है जो आपको उन्होंने शॉर्ट सुनाया था ना, आपने सुना नहीं, और ये बात सच मौलाना साहब कह रहे हैं। गलती से आज मुझे मौलाना साहब को करना पड़ा है, क्योंकि कुछ जो गड़बड़ हुई है उसमें गंजे बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, वो तो एक दाता गंज में उड़ी। ये जरा दोबारा सुनाइएगा जी, जरा मैं काजी साहब की तवज्जो का जरा चाहूंगा सुनना। देखिए, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस हम नहीं है तुलु एसार से, अब तुलु एसार होगा इंशाल्लाह। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी, और अब भी जाली हुकूमत है, और सूबे में भी जाली हुकूमत थी, अभी भी हमारे सूबे में माशाल्लाह फैज अपने बरकत के साथ मौजूद हैं, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप साहिब इल्म है, फैद अपनी बरकत के साथ मौजूद है हमारे सूबे में। ये क्लियर खुल के बात कर देते हैं, क्या हमारे को हाथ बंधे हुए हैं? ये कह रहे हैं जी ये मैंडेट जो था ये एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, या एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग उस वक्त मौजूद थे। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, ये तो है जाली हुकूमत, पाकिस्तान के 70 सालों में मुझे जरा असली हुकूमतें गिनवाएं। एग्रीड, मैं तो आपको सेकंड करता हूँ, जो हारता है वो कहता है कि धांधली हुई है, लेकिन असली मैंडेट क्या मतलब तो 70 का इलेक्शन निकाल दें। काजी साहब, फिर आप सिस्टम पे आ गए ना, फिर बात यही हुई जो हमारी इस 2 साल से यहाँ पे बहस चल रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियन है कि वो निजाम है जो जैली हुकूमतें बना रहा है? ये सवाल है ना, खुल के बात करें। जो लोग मलिक साहब जो लोग पार्टनर इन क्राइम होते हैं, फैद अपनी बरकत के साथ, मुझे इसकी नहीं समझ आई, आई कांट अंडरस्टैंड। मौलाना का पता नहीं, उनका अंदाज है, हम तो नहीं समझते इन चीजों को। बाहर वो कोई इंडायरेक्टली शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कोई उनको सपोर्ट थी, पीटीआई को ताकत थी उनके साथ, कोई इस तरह की कोई बात लग रही है। मैं मलिक साहब आपकी बात पे रुका हूँ, नहीं मुझे बताया ना, मैं आपकी जवाब देने लगा। जी हाँ प्लीज। पार्टनर इन क्राइम में मैं किसको बेहतर और किसको अच्छा कहूं? दोनों चोर हो, मुझे बताएं, दोनों चोर हो गए ना। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन चुरा के 2 नंबर बंदा जिसका क्लर्क लगना भी मुनासिब नहीं था, वो उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा देता है या वज़ीर-ए-आला लगा देता है, ठीक है ना? तो अब हम जो है इसमें इसकी सपोर्ट करें या उसकी सपोर्ट करें? दोनों में फंस गए ना।
काजी साहब दोनों गिल्टी हैं, आप ये बात करें काजी ना, साहब, आप दोनों गलत है। आप बिल्कुल ध्यान, हम लोग तो कोई जमात नहीं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। आप तवक्को कर रहे थे कि चलो, मेरा ख्याल था कि पीटीआई हारेगी, ये मुझे अपनी असेसमेंट थी जितने मैंने लोगों से बात की, लेकिन मौलाना जीतेंगे इस तरह, ये आपको तो पहली बात तो ये है कि JUIF की एक रवायती सोशल बेस है यहाँ पे। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी से लेके अब तक इनकी एक तारीख है, ठीक है। मौलाना मुफ्ती महमूद यहाँ के वज़ीर आला थे, इनके वालिद साहब, उनकी एक बैकग्राउंड है। दूसरी बात ये होती है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो हमेशा उस पे लोगों को, इस पे तो बहुत ज़्यादा गिले हैं। तो भाई वफाक में कमाल है कादी साहब। वैसे मैं अगर कोई एक इलेक्शन मुझे दिखा दें बल्दियाती जो हुए ही नहीं, डिक्टेटरों ने कराए हैं, हमेशा ये तो फंड के पैसों के होते हैं कि 4 इसको स्ट्रीट लाइटें लगवा दो, 4 टोए कर दो। ये तो यार पंजाब, ये चले सिंध के इलेक्शन आने देना, तो मैं बता रहा हूँ अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी उड़ा के रख देगी सबको। ये मेरी असेसमेंट गलत भी साबित हो सकती है। सूबाई हुकूमत ने ही फंड देने होते हैं। मैं एक आपको बात, करोड़ों अरबों रुपए के फंड है इनके पास। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत तवील तजर्बा है। पीपल्स पार्टी को उससे भी ज़्यादा तवील तजर्बा है इन इलेक्शन से डील करने का। हर चंद की पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है और पीपल्स पार्टी पे एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा अटैक आए हैं। इतने मुस्लिम लीग नून पे नहीं आए जितने पीपल्स पार्टी ने उसको सहे। अगर आप देखें उनके 2 वज़ीर आज़म तो आपने जो है वो गैर तबी मौत मरे हैं। एक को आपने फांसी लगा दी, एक जो है वो असैसिनेट हो गई। गिलानी को भी सुप्रीम कोर्ट से निकाला, गिलानी को भी निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब मसला ये है भट्टी साहब कि एक बात जो मुझे लग रही है, आज हमारा वोटर अभी अगर 1916 पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है शायद, ये जो है JUIF अभी तक के नतीजे सिंगल लार्जेस्ट, लेकिन क्लियर कट ये नहीं हम कह सकते कि 60 सीटें हैं तो कोई 35 ले गए। लोग भी कंफ्यूज्ड हैं और जो प्रोसेस मुझे लग रहा है आवाम बुरी तरीके से डीपोलिटिसाइज्ड है। या आपने कंटोनमेंट की बात की, वहां भी 17-18% बंदे, 82% बाहर नहीं आए। ये लाहौर के इलेक्शन में 80% बंदे बाहर नहीं आए। असल पॉइंट है जिसपे आप दोनों ने भी 18-82%। इसका आगे इफेक्ट देखते हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्लियर पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। आई कुड बी रॉन्ग। सबसे पहले तो 60% पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के साथ आपने सबसे बड़ा जुल्म किया। आपने शोर डाला जी यहाँ जमहूरियत नहीं होती। आपने पंजाब के बल्दियाती जो इलेक्शन इदारे हैं 4 साल से डाका मारा है उन पर। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के बावजूद आपने इदारे बहाल नहीं किए। 3.5-4 साल से तो पंजाब का पहले आपने राइट मारा। अब मुझे पता है 1% चांस है कि PTI पंजाब की तरफ आएगी। ये दूसरी क्वालिटी सुनने। और तीसरा जो है, जो मुझे आने वाले साल बाद भी इलेक्शन हो तो मेरा हाल पाकिस्तान का जो पोलिटिकल फ्यूचर है, जो इंस्टेंट फ्यूचर आ रहा है, वो आज बिल्कुल क्लियर हो गया। वो कंफ्यूजन है, कोई जीते ना जीते, PTI फारग है। ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ PTI फारग नहीं हुई, आपकी सारी पॉलिटिकल एलीट फारग होगी। जब आपके पास क्लियर कट कोई बंदा नहीं है, एक इमरान खान आया था जिसको यूथ जाती थी, वो तो अब जो फैसले हैं वही होंगे। क्योंकि जब आपने अवाम को अबंडन कर दिया, पीपल्स पार्टी ने अवाम को कुचला, मुस्लिम लीग नून ने कुचला, PTI ने कुचला, और वो उन्होंने कहा चलो जी भट्टी साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, इन्होंने वोट पा दो, 25-30% वोट पड़ गए। फिर अगला वोट जो होता है ना, वो फिर जिन्होंने बनाना होता है वही बनाते हैं। ये समझो भट्टी साहब, क्या फिर फ्यूचर सिनेरियो आप बताएं, आपकी राय लें, फिर मैं बाद में बात करूंगा। मेरी अपनी असेसमेंट यकीनी बात है, मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है। ऐसे ही है। 9 साल से वहां हुकूमत उनकी सुबाई और इंटरफेरेंस टका के, असद कैसर के सबूत के बाद या अली अमीन गंडापुर जो तकरीरें कर रहे थे उसके बाद तो कोई नहीं। पंजाब में 80% सफाया हो जाएगा PTI का, मेरी असेसमेंट है। और सुन लें, जैसे ही ये हुकूमत जाएगी, एक खानदान है बहुत बड़ा, एक खानदान है, उनकी करप्शन के होशरुबा केस आएंगे। क्योंकि अब लोग डरते हैं कि हम पे नैब का पर्चा हो जाएगा, FIA का पर्चा हो जाएगा, पुलिस का पर्चा हो जाएगा। ये हुक्मरान तबके की बात कर रहे हैं, हुक्मरान तबके की तगड़ा खानदान है, पूरा बिमा हेलो यार मेहनत कर रहा है करप्शन के लिए, दिन रात एक की हुई है। काजी साहब मेरे ख्याल में आइंदा जब भी इलेक्शन आए, मुझे नहीं पता वो कब आते हैं, उसके 23 में आते हैं या पहले आते हैं, होशरुबा इंकशाफत आएंगे। और इमरान खान साहब के लोगों ने डैमेज किया है। मैं नहीं समझता कि उन्हें अपोजिशन ने नुकसान पहुंचाया। मैं 99% तो आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मेरा 1% है। 1% मेरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस तजर्बे के बाद जिसने इस शहर में करप्शन की है उसे डरने की कोई जरूरत है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। हमें पता चल गया करप्शन क्या होता है। बाकी आपकी 100% बातें ठीक है, जाए उनकी खबरें निकल आए। मेरे जैसा आदमी ना, मैं एक मलक सबसे गुस्सा, मेरे जैसा आदमी 2018 की आप नशरियात निकाल लें, मेयर में
मेरा ख्याल था कि इमरान खान सब सचमुच आके करप्शन का खात्मा करेंगे, अदारों को इंडिपेंडेंट करेंगे, इस्लाहत लाएंगे। लेकिन मेरी राय के मुताबिक जितनी दलेरी, बहादुरी से लूट सेल, करप्शन का आज मुकाबला हो रहा है ना, अनबिलीवेबल है। मैं एक बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन। अच्छा मेरा एक कमेंट ले ले, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ अच्छा है या बुरा है या इमरान बुरा है। हाँ सब इस पॉइंट से आए थे क्योंकि मैंने उनको कवर किया, मैंने आज से खबरें लिखी हैं कि दो चोर हैं, ये विक्टर इन्होंने लिया, इधर भी वही है, इधर भी वही है, लूट मार चल रहा है। आज मैं देख रहा था जरदारी का बयान ये था कि मुझसे मदद मांगी जा रही है। मैं सोच रहा था कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जरदारी सदर का आज ये बयान है कि मेरे से मदद मांगी जा रही है, और वो बयान इस तरह था जैसे वो गुस्से में कहता है मैं मदद नहीं करनी। ये पॉइंट आज मरीम का ट्वीट ये है कि भाई ये तब्दीली आई नहीं जा रही है। तो काजी साहब हम तो गोल दायरे में फंसे हुए हैं। अगर हमने वापस उसी 20s में जाना है तो क्या हुआ फिर हमारे साथ? हमने ये तब्दीली से क्या चीज किया? मेरा दोनों से सवाल है आपसे। पहले तो ये मफरूजा इसको अब खुदा हाफिज कह देना कि बार बार इलेक्शन होते हैं तो जमहूरियत और इदारे बड़े, ये मरीम साहब ने कहा है तब्दीली आ रही तब्दीली जा रही है, वो भी रसवाई, बदनामी और करोड़ों बदवाएं समेट कर 22 करोड़ के मुल्क को महंगाई, लाकानून नाले की वही बात जा रही है, बस तब्दीली जा रही है। चले ये उनका भी एक मौकफ आ गया, बड़े वेरी वेल। मगर भट्टी साहब ये दोनों मुझे इसका जवाब देते हैं, वापस तो वही दलदल में आ गए। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जब आपने इस मुल्क के असल स्टेक होल्डर है उसको तो आपने बर्डन कर दिया। आज की सारी लड़ाई इशराफिया के मुख्तलिफ दलों की लड़ाई है ना, जो आज इसके इमरान खान के दाएं बाएं बैठ के करप्शन कर रहे हैं, और जिस मुबैना तौर पर वो कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, कुछ नून लीग में बैठे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर इमरान खान बज़ाहिर बादिउल नज़र में जो नताइज आ रहे हैं, अगर किसी ने डब्बे नहीं चेंज करने तो ये उसकी मर्जी। अगर लूज कर देते आने वाले इलेक्शन जो बादिउल नज़र में नजर आ रहा है, तो फिर तो वही लोग मसल्लत आ जाएंगे जिसको इमरान खान सब सारी उम्र। पहली बात तो मुझे आप एक सवाल, तीसरा और कौन आएगा? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। इमरान खान आए ना तो उसी किरदार के हम लोग ही मुसल्लत रहे ना 3.5 साल हमारे ऊपर। तो फिर काई साहब हम तब्दीली किस बात की कहते थे? चले आपको प्राइम मिनिस्टर का उनका नाम मियां नवाज शरीफ था, इनका नाम इमरान खान। छोटी सी बात, काम हर दौर में एक ही रहा। नहीं छोटी सी बात, उमर यूब साहब वजीर है, खूबसूरत बात की नहीं है, मैं सुनाने लगा ना। उमर यूब साहब हमारे वजीर हैं इस वक्त, वो नवाज शरीफ के भी साथ रहे हैं, काफ लीग के भी साथ रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ रहे हैं, पीटीआई में साथ रहे हैं। पूरे हरिपुर में साफ हो गई है पीटीआई, और बंदा फिर वही का वही है। तो रहना यूं नहीं है। देखिए ना, मैं आपका कोई वफाकी वजीर, अच्छा शिबली साहब पहाड़ से हैं, वफाकी वजीरों के इलाकों में सबसे मलिक साहब मैं आज आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं प्लीज। जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हो गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा अंदर किया गया और बाहर निकाल दिया गया, और आप फिर हुकूमत जो वो भी कहते हैं निकाल दिया। इमरान खान साहब आपके सामने, मगर इनके नीचे जो वो एलीट है जो कभी ज़ियाउल्ला के पीछे खड़े होते हैं, खैर खैरियत वो वहीं के अमन सुकून की जिंदगी, वो नवाज शरीफ साहब के पीछे भी ठीक थे, वो पीपल्स पार्टी में भी बिल्कुल ठीक थे। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिस निज़ाम में आप बेहतरी की करने की कोशिश करें उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं रही, और ये डिस्कशन हम यहाँ कर चुके हैं। काजी साहब नहायत एहतराम से, आप एक उस्ताद रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, देखें हाक में वक़्त इस चीज़ से नहीं है, इल्जाम तो नहीं सकता कि जी मैं बेहतरी कर नहीं सका क्योंकि वो थे। तो भाई तूने प्राइम मिनिस्टर वाला कौन सा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर ने जारी नहीं किया जो नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, जफरुल्लाह जमाली, मोइन कुरैशी करते रहे? कौन सी एंजॉयमेंट है जो इस प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं की? अगर आप कहे कि ये इस्लाहत नहीं ला सकते, ये मजबूर थे क्योंकि मादी का गन था, तो भाई 3.5 साल आपने क्या किया? और हाल का गंद इकट्ठा ही होता है। मैं आपको अर्ज करूं ना, देखिए बात ये है कि जब आपकी असम्बलियों जो हैं वो बिजनेस का फ्रंट मैन बन जाएं, जरदारी साहब का जरा शॉर्ट सुनवाइएगा, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। और अब यह आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। तो ये आपका एक ब्राइट मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। ये तब्दीली है, ये तब्दीली है, एक रोशन मुस्तकबिल आवाज दे के पुकार रहा है। अच्छा काई साहब एक बात है जो मैं समझता हूँ, हम बड़ी यहाँ पे बहस की है ना महंगाई, मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली बात की जाए, ये इलेक्शन जो है ना महंगाई का इजहार है, और लोगों ने खुल के कहा है कि हमारी सांस बंद हो गई। अगर ये रोशन मुस्तकबिल ये तो इसको काजी आफाद है, फिर हमारा मुस्तकबिल जरदारी साहब। मुझे आप बताएं, अगर आपका मुस्तकबिल वो कह रहे हैं कि मैंने कहा पहले खां की छुट्टी करें,
यार कोई भी मुंतखब हुकूमत हो उसे घर भेजने का एक तरीकाकार है, अदम एतमाद लाए, घर कैसे भेज दें? ये कोई इतला झूठी आई है कि बम रखा हुआ क्लासें खाली कर दो, व्हाट इज दिस भाई? अच्छा, डू यू थिंक, चलो अगर इनको किसी ने कहा होगा बकौल इनके, मेरे ख्याल में तो इनको इतनी डील थी कि आपके केस नहीं चलेंगे, आपको बाहर रखा जाएगा, 5 साल आपकी हुकूमत चलेगी जब तक इमरान की है। ये इस डील में हमशीरा भी शामिल थी। तो इसमें मुझे आगे तो ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको इनका कोई नजर आ रहा है इत्मीनान कि इन्हें किसी ने यकीन दहानी कराई है? बात ये है कि एक दुनिया में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की डिस्क्रेडिट हो रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतना महंगा पेशा है कि ये कोई शरीफ आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। काजी साहब ये गल जरदारी साहब तक आ गई, फिर नहीं रही। मैं तो वही बात कर रहा हूं, वैसे नहीं ये भट्टी साहब 96 का इलेक्शन मैंने एज ए रिपोर्टर कवर किया, इमरान खान के साथ बिना मैं पूरे इलेक्शन में कोई 100 में से 99 डेज साथ रहा हूँ। खान साहब का एक लफ्ज़ मेरे दिमाग से नहीं निकला, ये मैं यहाँ अच्छा नहीं लगता, चोर चोर 2 नाम लेते थे। मैं हैरान हूँ कि आज 22 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं, वो बंदा कह रहा है मेरे से मदद मांगी जा रही है, मरियम कह रही है तब्दीली जा रही है, अभी तो नवाज शरीफ का बयान है ना रात को कि मैं भी आ रहा हूँ। ये है हमारी कमाई। भाई साहब आप क्या समझते हैं, इमरान खान अपनी टीम नहीं बना सके, इतनी बढ़ती हुई महंगाई को चलो छोड़ दें, वो तो एक फैक्टर था, लेकिन गुड गवर्नेंस भी बज़ाहिर नहीं ला सके? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले मुझे बताएं कि मियां साहब की वापसी की बातें हो रही थी और कुछ उनके केस के हवाले से भी था, कोई आ रहे हैं वो? मैंने आपको उस दिन भी कहा था उनका केस उधर, ख्याल ये है कि बरतानिया की हाई कोर्ट उनके खिलाफ कर सकती है। अगर उनके वकला ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप बेहतर ये है कि ये पकड़ के बाहर डिपोर्ट करें तो आप निकल जाए, इसलिए उन्होंने हवा बनाने के लिए अपने कुछ लोगों को कहा कि मेरी वापसी की खबरें चलानी शुरू कर दो। ये बात 100% मैं कह रहा हूँ। और उन्हीं के एक भांजा या भतीजा करीबी वो एक जगह बैठा था तो उसने लंदन में ये बात खुद कही है, ये मेरी राय नहीं है। तो इमरान नवाज शरीफ जेल जाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, अगर उधर से हाई कोर्ट बरतानिया से फैसला आ जाता है तो फिर उनकी मजबूरी होगा, इधर आएंगे तो यकीनन गालिबन शहजाद अकबर साहब ने कहा कि कोर्ट को जेल उनका इंतजार करिए, अभी तक तो वो इश्तिहारी है ना, इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, इस बात से तो इनकारी नहीं है। अगर आएंगे तो फिर एयरपोर्ट से ही उन्हें मेरा ख्याल है कोर्ट पर जेल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन असल तो एक जो असल चीज़ मलिक साहब हम डिस्कस करते भी रहते, आपके पास भी इस हवाले से कोई खबर है? किससे? ये नवाज मियां साहब की वापसी? मियां साहब की वापसी वो आपको ग्रे एरिया, मगर मैं थोड़ा एक तबसरा करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप नवाज शरीफ को पोलिटिकली अगर ख़त्म कर सकते हैं ना, पुअर परफॉर्मेंस को, तो हमारी यही तवक्को थी कि अच्छी परफॉर्मेंस से आप ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ बड़े अच्छे जोन में आ गया, चाहे वो भट्टी साहब की अगर खबर मान भी जाए कि वो प्रेशर में है, वो वापस आके फिर हीरो बन जाएगा, वो साबित करेगा 3.5 साल में पंजाब में एक सड़क नहीं बनी। कंडीशन तो बड़ी आइडियल है नवाज शरीफ के लिए, मेरा आर्गुमेंट है। 2 दफ़ा वो आए लाहौर, एक दफ़ा वो इस्लामाबाद से लाहौर आए, एक दफ़ा वो लंदन से आए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक का कोई बहुत बड़ा शो। काजी साहब जब आप 27 रुपए का यूनिट बिजली का कर देंगे तो आप नवाज शरीफ, तो आप ये समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम ये समझेंगे कि ये आके 17 पैसे का कर देंगे? मेरी बारी तो आनी नहीं, बारी जिसकी आनी हमें नहीं पता, मगर सवाल ये है कि मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी जिसे सही मायने में तारीख में लीडर कहते हैं ना, वो आखिरी ये आए थे इमरान खान साहब, आपके पास लीडर कोई नहीं है, नहीं है लीडर, और अवाम लीडरलेस हैं, और वो बेचारे कभी भट्टी साहब ने वोट पा दो, चलो देखिए नहायत एहतराम से लीडरलेस रहना अलग है, खाली जगह पुर नहीं रहती, इलेक्शन में किसी ना किसी ने तो जीतना ना, ये तो मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं, मैं अजीब सी बात करने लगूं भट्टी साहब, ये हम एक ऐसे ऐद में है और उसमें मैं तफसील अभी नहीं जाऊंगा, कुछ छोटी पार्टियां बड़ी हो सकती हैं और बड़ी छोटी हो सकती हैं। नहीं, मैं ये बड़ी छोटी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मलक साहब इलेक्शन तो होने हैं, तो किसी ने तैयार और ये फौज ने फैसला किया, एस्टेब्लिशमेंट ने, इलेक्शन मार्शल नहीं लगना। क्या इमरान खान साहब खुद वो जिनको इन्होंने बाहर फेंका था उनको लाने में इनकी टीम की नाहली बीच में शामिल नहीं है? कब इससे भी इनकारी करते हैं? नहीं, हम तो कब इनकार करते हैं, हम तो इनकी टीम के आने से पहले इनके नाअहल होने का इदराक रखते थे। अच्छा ठहरे, आपने आपकी नाअहली की इनकी आज मैं एग्जांपल दे दूं, आज अपने हमारे जो तरीन साहब वजीर खजाना है उनको बनाने के लिए आज सेनेटर बनाया, वजीर बनाने 87 वोट में 87। सवाल ये है 4 साल के बाद आपने एक बंदे को एक्सपर्ट को दिया जो पीपल्स पार्टी का भी वजीर खजाना रहा, अभी तक आप वजीर
ख़जाना नहीं बना सके आज तक, अब वो सेनेटर बनेंगे तो कल वज़ीर ख़जाना। पाकिस्तान के पास इस वक्त वज़ीर ख़जाना नहीं है। पहली बात, 4 वज़ीर ख़जाना आप बदल चुके हैं, और मेरे कानों में, आप दोनों के कानों में मुझे याद है खान साहब कंटेनर पर खड़े, उन्होंने कहा मेरे पास 200 बंदों की ऐसी इकोनॉमिक टीम है कि बस मुझे एक दफ़ा मौका दे दो। वो किधर गई यार? 4.5 साल में तो वज़ीर ख़जाना नहीं आप ला सकते। बात तो ये है कि डिड यू बिलीव दैट? नहीं, आई डिड नॉट बिलीव। अगर लोग तो बात करेंगे ना, क्या करें? देखे ना, टीम क्या थी? कोई टीम नहीं थी। वही लोग हैं, वो आके बैठ गए। जिस स्टील मिल की बर्बादी में जिनका हाथ था वो आ गए। जहांगीर तरीन साहब ने पता नहीं कुछ खर्चा किया या नहीं किया, मगर वो जो केस रोक दिया गया था जिसमें 100 अरब का या पता नहीं कितना, और तो 3 अरब की वो उनको सब्सिडी भी मिल गई थी। तो ये इसलिए टीम शीम कोई नहीं है। नहीं, टीम होती है। मैं शौकत अजीज अपना तरीन साहब को सुना था जब इन्होंने बनना था, जब आने तो इन्होंने कहा जी इकोनॉमी का बुरा हाल है। जिस दिन वजीर बनते कहते हैं सब ठीक हो गया। अब FBI के चेयरमैन साहब हैं, आजकल वो तकरीरें करते हैं। तकलीफ दे बात यह है कि ये हमारी बात 99% की बात करके 0.1% लोगों के ये लीडर होते हैं, हमारे लीडर नहीं होते। यही बार बार साबित हो रहा है। अल्लाह करे ये किस दिन गलत भी साबित हो। ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। ये एक ट्वीट है मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की, और साथ उन्होंने कुछ फिगर्स भी दिए हैं। इस ट्वीट के साथ उन्होंने उसको जोड़ा हुआ है। छोटे मियाँ साहब की इतनी बड़ी चोरी सबूतों के साथ सामने आने पे उनका जवाब क्या? हम शहजाद अकबर का नाम ECL ना डलवा दें, ये वो तंज करें। वैसे कमाल मंतक है और कमाल डिठाई है। अब उन्होंने साथ जो चीज़ें की हैं नाजरीन, वो ये कह रहे हैं कि ये एक मलक मकसूद साहब हैं जिनकी माना तनख्वाह 25,000 थी, इनके डिपॉजिट आए हैं 3.74 अरब। मोहम्मद असलम साहब कैशियर शरीफ ग्रुप रमज़ान शुगर मिल 1.781 बिलियन रुपीज़ आए हैं, 10,000 इनकी तनख्वाह है। अजहर अब्बास साहब क्लर्क शरीफ ग्रुप हैं रमज़ान शुगर मिल में, इनमें 1.677 बिलियन इनके आए हैं और 9,000 इनकी तनख्वाह है। ख़ुलाम शबीर कुरैशी साहब, ये अब आपके सामने हमें सारे पढ़ने की मेरा ख्याल बड़ी साहब ज़रूरत नहीं है। और ये साथ इन्होंने कुछ और भी चलाया कि ये लोग इनके मुलाजम थे। ये जो FIA की भट्टी साहब आई है, और मैंने जो भट्टी साहब आपसे सवाल किया था, अब दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब एक तो वायबल, निस्बतन वायबल ऑप्शन मे बी एक्सेप्टेबल फॉर दी पावर दैट बी, वो कह रहे हैं, और साथ ही कितना बड़ा पैराफर्नेलिया, इतना बड़ा बैगेज है, इस कैसे रिकनसाइल होगा? अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिशात करता हूँ। ये वही केस है जो नैब 2-3 साल से चला रहा है। मैंने 2 दिन पहले इसमें जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है ना FIA का, मैंने थोड़ी सी बीट की हुई है आपकी शागिर्दी में, उसको बुलाया था। मैं कहा यार इस केस में कौन सी ऐसी नई एविडेंस है जो नैब के पास नहीं थी? उन्होंने कहा ये तो हमारे पास इस्लामाबाद से एज इट आया। मेरी जो इतलात है, मेरी कादी मलक साहब जो इतलात है, जी जी, इमरान खान साहब समझते हैं नवाज शरीफ उनके लिए खतरा नहीं, क्योंकि वो अदालत से साफ्ता है, बिल्कुल इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। मरियम कोई खतरा नहीं, वो सजा याफ्ता है। सिर्फ वो शहबाज शरीफ से खौफजदा है कि उनके राब्ते भी हुए हैं। ये मेरी भी इतला है, बीइंग ए रिपोर्टर खबर है। अगर वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इन्हें FIA में इधर बुक कर ले, लेकिन FIA के इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक ये हमारा भाई यार इन्वेस्टिगेशन अरशद शरीफ से बेहतर कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं, वो कई करोड़ कर चुका है, हम भी नैब कर चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि अब बैंकिंग कोर्ट के पास जाएगा ये केस। अगर शहबाज शरीफ को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है अगर, तो फिर तो हो सकता है इमरान खान साहब पर थोड़ा सा खौफ जो तारी है वो उछल जाए, क्योंकि वो समझ रहे हैं अल्टरनेट मेरे मुकाबले में सिर्फ शहबाज शरीफ है, क्योंकि ताकतवर हल्के नवाज शरीफ और मरियम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। ये मेरी खबर इतलात है। तो अब देखना ये है कि अदालत में ये क्या साबित करते हैं। साहब, अब ये जो मैंने पढ़ा है, मेरे पास भी इसके वो 4,000 पेजेस पे है, मबनी है। वो बंदे पकड़े हुए हैं 3 को छोड़ के। उन्होंने इकबाली बयान दे दिया है कि जनाब एक मुल्तान का आदमी है, जिसे पूछा गया कि भाई वो भी मामूली से मुलाजम, वो रो पड़ा जब FIA उसके पास गई। तो उन्होंने कहा जनाब मेरे ये पैसे नहीं है, ये आ जाते थे बकौल उसके, और ये पैसे भी ले जाते थे, गनमैन भी इनके साथ होते थे। मैं फ्राम हार्सिस मौत आपको बता रहा हूँ, और मेरे पास तो घर भी किराए का है। मैंने अगर इसमें मेरे पैसे होते तो मैं अपने किसी कोई 4-5 मरने का घर बनवा लेता।
तो जो एविडेंस है, और भट्टी साहब आप भी जानते हैं, एक दो मौके पे हम बैठे थे कुछ बड़े लोगों के साथ कि इंतहाई इनक्रिमिनेटिंग, अब वो जो नैब ने किया वो आपके सामने है, उसने तो हर जगह कंप्रोमाइज कर दिया। वो देखे, वो भी मैं सिर्फ मलिक साहब आसिफ अली जरदारी पर हम दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं। वो फलूदे वाला बेनामी कौन क्या था? वो यही थे, ओमनी ग्रुप था, उनके क्या था, वो सारे रिकॉर्ड थे, ऐसे ही थे, सारे नाम आए थे। उनमें से कोई फर्क था कि फलूदे वाले के 2 अरब फलां बिल्कुल एग्जैक्ट नाम थे। इसमें मुझे फर्क बताएं क्या? कोई नहीं। तो FIA ने अब ये नैब वाला केस जरदारी का क्यों नहीं खोला? चले भट्टी साहब, आप कहते हैं ना अक्ल आपको तारीख के बगैर रेफरेंस से नहीं आती। आप मुझे बता दें, आप भी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, नवाज शरीफ को अगर आप 10 साल सऊदी अरब से बुला के आगे मुकदमे सारे माफ कर सकते हैं तो इस मुल्क में ये कोई चैलेंज है? पहली बात तो नून के जो हल्के कह रहे हैं, नून के हल्के बड़े खुश है एक बात पे, पता नहीं लॉजिकल है नहीं, वो कहते हैं कि जितने नाम आएंगे, जितने इस केस में लोग आएंगे हमारे लिए अच्छा है। ये को पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को FIA का तफ्तीशी कह रहा है कि साबित नहीं कर सकते। कहता है इस पे नवाज शरीफ को सजा देने के लिए ना आपको 10 साल लग जाएंगे। 10 साल लगे। चले वो तो लेकिन मैं आपसे एक सवाल दोनों से बारी बारी कर लेता हूँ। फिर साहब पहले बताएं, मुमकिन है ये सारे गवाही बैठ जाएं या गवाह बिठा दिए जाएं या कोई और जुर्रू फिर जाए, कुछ हो जाए जो इस मुल्क में हो जाता है, मगर आप क्या समझते हैं कि ये सारे जो जरदारी साहब पे और शहबाज शरीफ साहब पे केसेस बने हैं, ये बिल्कुल जो है वो नामनिहाद? मैं हर कुछ नहीं कह रहा, ये आप समझ गए। आप केसों में जान होती है लेकिन जान निकाल दी जाती है। आप देखें, जान आनी जानी चाहिए। आप ये देखें, हरगिज ये नहीं है। मेरा वजीर आजम ईमानदार है, उसने कहा था रिंग रोड में खरबों रुपए की करप्शन हुई, लेकिन उस केस में से कैसी जान निकाल दी? कमिश्नर आज भी अंदर है पिंडी, 2 वजीर एडवाइजर खुले फिर रहे हैं। BRT पेशावर बंद कर दिया गया। इसी चेयरमैन नैब ने कहा था कि मालम जप्पा का एक मुलजम को गिरफ्तार करूंगा, नैब सोया नहीं हुआ। चले मैं मालम जप्पा क्लोज कर दिया गया। एक सवाल दोनों से, फिर आप क्यों जी मलिक साहब, मैं एग्री करते हैं, बात गलत कर रहा हूं, आप एग्री करते हैं? मैं देखें, कानून की जो बड़ी किताबी सी बात करने लगूं, अगर आप वो कानून की देवी देखते हो, उसकी आंखें हमेशा बंद होती हैं। तो मैं भी सोचा ये यार क्यों होती है? आप जैसे किसी पढ़े लिखे बंदे से बोलते, उसने कहा कानून होना कोई बात नहीं, हर तरह का कानून है, करप्शन के खिलाफ, चोरी के खिलाफ, डाके के खिलाफ। मकसद ये है कि कानून का टाइम और उसकी आंखें नहीं होनी चाहिए, जो गलत हुआ उसकी सजा दी जाए। पाकिस्तान का 70 साल में, मैं अदालतों को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं इस कानून के निज़ाम की बात कर रहा हूँ, इसमें आंखें खुली हुई हैं। इसको पता है वाली बात कि जान डालनी कब है, जान निकालनी कब है, ये उससे अहम बात है। अच्छा, आज इसी केस में अभी बरी भी हो सकता है, हाँ, इसी केस में 10 फांसियां भी हो सकती हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब मेरा आपसे एक दूसरा बड़ा अहम सवाल है, आप बड़े सवाल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस महंगाई और इस अजाब से हमें जरदारी साहब निकालेंगे या शहबाज शरीफ साहब निकालेंगे? नहीं, इंशाल्लाह मजीद बढ़ा के जाएंगे, क्योंकि सिस्टम की जान हमने को 1000 दफा बात कर ली। ये दलदल है, ये निजाम जो है, मैं तो आपको सबसे ज्यादा कोड करता हूँ। मैं कहता हूँ ये रियासत चलती है 7200 अरब रुपए से। ये सारा क्राइसिस, ये इतनी महंगी हमने रियासत बना ली है। मैं पढ़ रहा था PIA 570 अरब रुपए का खसारा है। अगर मैं PIA आपको को ना काई साहब ले लें तो आपको मुझे 570 अरब रुपए साथ देने पड़ेंगे। इस तरह की रियासती ढांचे से आप मुल्क नहीं चला सकते, सिंपली बात खत्म हुई। तो जो फिर रोला पाई रखते हैं अब ये तो हमने भी तो नौकरी करनी है, रोटी नहीं खानी। लेकिन ठीक है, इसमें मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ किसी वक्त भी जो है कानून कंप्रोमाइज हो जाएगा, ये चले जाते हैं, होता रहा है। मेरे और आपके सामने है ना, मलिक साहब ने कहा है इसी नवाज शरीफ को सजा 10 साल बाद रात के अंधेरे में जहाज में ले जाया गया, पाए वाले खद्दे वाले साथ, और 10 साल बाद आके आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके टाइम बाद केस को खत्म किया और वो वजीर आज़म बने। फिर ये आपकी हिस्ट्री, फिर दुनिया की तारीख में नहीं ऐसा होगा। दुनिया की तारीख में नहीं होगा, लाहौर से कैदी हो, जो मर्जी हो, वो लंदन चला जाए। और यहाँ पे हमें खबर, बात आगे बढ़ाते हैं, अता तारर साहब कुछ कह रहे हैं। और एक आपने रखा हुआ है, ये किसी का नहीं है। फवाद चौधरी को गुस्सा इस बात का है कि इसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मैं चैलेंज करता हूँ आके डिनाई कर दे कि ये मॉडल टाउन आके शहबाज शरीफ साहब की इसने मेहनत नहीं की कि मुझे मुस्लिम लीग नून में शामिल कर लें। है को आप ऐसी बात आपकी नजर में? मेरे पास 1% भी नहीं है ईमानदारी से, क्योंकि फवाद पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, हमारे पुराने दोस्त हैं, आजकल वजीर हैं, इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, पीपल्स पार्टी में रहे हैं, मुशर्रफ के साथ रहे हैं। नून लीग के तो वो शुरू से, मेरी जो अपनी राय है कि वो एंटी रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गए होंगे। लेकिन ये क्या नाम है तारड़ साहब,
ये कि उनके साहबजादे तो नहीं है जो हमारे सदर पाकिस्तान रहे थे? वही फैमिली है, वही फैमिली वो जिनका जहाज के बारे में भी कोई सायरा तारड़ भी नहीं है, वजीर सेहत भी नहीं है, वही फैमिली है, वही फैमिली है। ये जिनका जहाज में क्या था वाकया, वो आपकी वो कोई इल्जाम ब्रीफ केसों का लगाते हैं, कोई ब्रीफ केस गए थे पता नहीं उधर, उसमें कोई बर्तन बुर्तन थे। अच्छा, ब्रीफ केस का गैब का है। अच्छा, कैसा ब्रीफ केस का केस नहीं बनता? नहीं, खाली नहीं भट्टी साहब, ब्रीफ केस का जो है ना, हम इन केसों का जिक्र करके मेंटल केस बन जाएंगे, इन केसों का कुछ नहीं होना। अच्छा जी, अच्छा आप ये समझ चले इसमें आपका क्या ख्याल है? फंडामेंटल क्वेश्चन है। मेरा ये ख्याल है कि मैं आज की दोबारा वापस करें। मेरा ये ख्याल है कि फैज साहब ने कहा था कि पापोश की क्या फिक्र है। फैज अहमद फैज, मैं आपका ममनून रहूंगा आपके बच्चों का। मैं वो वायदा वो कर्नल थे फैज साहब, ये डीजीपीआर में भी रहे हैं, वो भी रहे हैं। फैज अहमद फैज यार कर्नल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पापोश की क्या फिक्र है, पापोश है दस्तार संभालो, जुतियां दी फिक्र ना करो, पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। बात यह है कि आप डेली, अभी आपने 27 रुपए का आपने बिजली करनी, 27 रुपए 20 पैसे की बिजली करनी है। उसके बाद जो इकोनॉमिक जो पूरी दुनिया में एक दूसरी रूबान दाम है, और हमारे पास निजात दहिंदा की मैं फहरिस्त पहले ही आपको बता दूं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये जो हमारी गैस की मोतली से क्या मसला है और OIC जो है उसकी कितनी कामयाबी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब असली मसले पे भी बात कर लें, गैस, बिजली का जो मसला, महंगाई। अब ये जो है आपकी क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमा कहते हैं, एप्टिमा। ये जो टेक्सटाइल की हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसकी तंजीम है। देखे हमारे अक्सर खान साहब ने ना बड़ा प्राइड है, मैं इमरान खान साहब की बात करूँ, उन्होंने बहुत शोर डाला था, हम जैसे बंदों को भी समझ आ गई। करंट अकाउंट बैलेंस उसको बोलते हैं कि पाकिस्तान में जब हम दुनिया से डॉलर से चीज़ें लाते हैं तो हमें डॉलर मिलते क्या हैं, तो जब वो बैलेंस आपको आ जाए तो आप ठीक होते हैं। हमारे यहाँ खान साहब ने पहले 2 साल में इसको काफ़ी कंट्रोल किया, अब तीसरे साल में हालत हुई है अशर नशर हो गया। डॉलर पाकिस्तान के पास बहुत कम है, हमें बहुत ज़रूरत है डॉलर खरीदने की। उस पस मंज़र में आपको ये खबर समझ आएगी। एक डॉलर की हालत ये है कि आपको पता कोई दिन नहीं होता टीवी पे 50 पैसे 1 रुपया डॉलर बढ़ना रहा है, 180 को टच कर रहा है और पता नहीं आगे क्या होना है। अब खबर ये है कि हमारी हुकूमत ने इनसे एप्टिमा से मुज़ाकरा किए और हमारा टारगेट था 21 बिलियन डॉलर का ना एक्सपोर्ट का, कि हम 21 बिलियन डॉलर की, जो वो कह रहे हैं एप्टिमा वाले कह रहे हैं कि हमसे ये बात की कि जी यार आप गैस महंगी कर लें, हमारे पास ये पैसे, सिर्फ टेक्सटाइल का टारगेट, टेक्सटाइल की बात है कि आप इस तरह कर लें कि आप गैस महंगी कर लें तो हम आपको मसला हल कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने मान लिया चले जी आप गैस हमें महंगी दे दें। अब 15 दिसंबर से उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब वो एप्टिमा की स्टेटमेंट है कि इससे पाकिस्तान को 5 बिलियन US डॉलर का नुकसान होगा। काजी साहब, 5 बिलियन डॉलर का, मेरे मुंह में खाक जो मैं कहने लगा, अगर 5 बिलियन डॉलर आपके कम होते हैं तो डॉलर तो 250 रुपए पे चला जाएगा। मैं एक 10 दफा यहाँ बात ये हालत पिछले जुमेरात को जब हमने शो किया तो एक जो बात सामने आई थी वो ये कि यार खुदा का वास्ता ये जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं ये बंद करो। यानी मैं डॉक्टर सलमान शाह जो कि कमांड इकानमी के सख्त खिलाफ हैं और जो मार्केट इकानमी के यानी हाई प्रीस्ट हैं कह सकते हैं आप, वो कहते हैं कि उस पुरानी बात 30 से 40% जो इम्पोर्ट्स हैं वो गैर जरूरी हैं। आप अगर 30% 40% इम्पोर्ट्स आपके मुल्क में एक किसने कम करनी थी? गवर्नमेंट ने। तो फिर तो सर गल देखें, गुजारिश ही है, इनसे हुकूमत नहीं चलती। जो इम्पोर्ट की सूरत हाल ये है, अब वो हम अपनी भी इस्लाह कर लें कि पेशावर में पहला मौलाना फजलुर रहमान साहब का, दूसरा PTI का, तीसरा पीपल्स पार्टी का, मेयर के लिए जो फाइट हो रही है, ठीक है, चौथा पीपल्स पार्टी का। अच्छा कादी साहब, गुजारिश है कि गैस आपके पास नहीं, बिजली आप 27 रुपये कितने पैसे महंगी कर रहे हैं, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दे, मुझे रोटी पूरी करके दे। उसका तो सवाल ही नहीं ना, वो तो डिस्कस ही नहीं होता। नहीं तो असल इशू ये आपका ये है, आप आगे ना, आप एक अवामी आदमी है, आप आम शहरी है, मेरी तरफ आम शहरी है। हमारा इशू करंट डेफिसिट ये छोड़े, मुझे बता दे कि आपका 100 रुपया जितनी महंगाई हुई है 40 रुपया रह गया। बट सर आपने घर कैसे चले, आप भूल गए, आपने प्रोग्राम में आगाज किस चीज पे किया था, साबित हो गया ना। आपके ज़िमनी इलेक्शन देख लें, KPK के आज के बल्दियाती इलेक्शन देख लें, कंटोनमेंट के इलेक्शन देख लें, पंजाब में सारे इलेक्शन देख लें, एक ही आवाज आ रही है कि महंगाई नकाबले बर्दाश्त। अच्छा नहीं यार, इसमें देखिए ना छोटे छोटे पॉलिसी, एक ही पॉइंट अभी किसी ने पॉइंट आउट किया है
कि मिसाल के तौर पर हम जो लोकल असेंबल कर रहे हैं गाड़ियाँ पुर्जे इंपोर्ट करके, वो 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर एक लीटर में करती है। जो गाड़ियाँ 22 से 25 करती हैं हाइब्रिड जो है 30+ उनकी उसको उस पर हमारा पैसा भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि वो गिफ्ट स्कीम आती है। $3 बिलियन बचा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो पैसा हम छोड़ डालते हैं, हमारा डॉलर बढ़ जाता है, वो पेट्रोल पे जाता है, तेल पे जाता है। बंदे तो हमने पैदा करने इतने ज्यादा। लेकिन जब आपको एडवाइस करेंगे हफीज शेख साहब, जब आपको एडवाइस करेंगे, अब तो चलें शौकत तरीन साहब आ गए हैं, देखें वो क्या करते हैं। तो स्टेट बैंक कौन है? वो रजा बाकर साहब, वो देखें कितने पाकिस्तान से मोहब्बत है उनका, IMF से दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। इन लोगों को मुसल्लत करके आप कह रहे हैं डॉलर ऊपर क्यों गया, तेल क्यों महंगा हुआ, बिजली क्यों महंगी? नहीं, थोड़ा सा करेक्ट कर लें। वो उस वक्त मुलाजम थे अपना IMF के, मिस्र में काम कर रहे थे। ये जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता लगे कि मेरी एक नई नौकरी पासन में मिल गई है। इतना प्यार है उनको। तरफ तो आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते थे 250 एक्सपर्ट मेरे पास, तो फिर IMF से बंदा मांगने की क्या? इजिप्ट से लेके आए उनको। बड़ी साहब, वो IMF यहाँ आपके बैठ के बात हुई थी कि यार ये IPPs की पेमेंट की को मशरूत क्यों करता है IMF इसके साथ बिजली घरों तक तो पहुंचे। उसकी वजह यह है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके ज़ैली इदारों की। वो मुनाफा, जब हेजल ओलेरी ने आके कहा था ना कि ये डील्स ऑफ द सेंचुरी हैं, तो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था 2012 में कि ये खुदकुशी कर रहा है पाकिस्तान। 1994 के जो मुआहदे थे जो जरदारी साहब ने किए थे, और बड़ा हमने जो है जी वापडा और बिजली माशाल्लाह, तो हमारी जो आजाद हिंदा कह रहे हैं अपने आके इंशाल्लाह वो भी बाकी ठीक कर देंगे। अदा उन्होंने दे दो, अदा उन्होंने दे दो, असि वाट टुर जाने किसी दूजे मुल्क। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये इनको अगर आप अनडू नहीं करते, देखें ना, और मिसालें मौजूद हैं। दुनिया का सबसे कमजोर गरीब तरीन मुल्क जो है, उसने टेबल पे बिठाया मल्टीनेशनल्स को, और अपने जो है बोलीविया ने अपने रीडू किए, अपने मफाद में मुआहदे दोबारा किए। अच्छा, सब तो पहले किकबैक मांगते रहे। दो और फैक्टरी जो बड़े सीरियस है। एक तो आप ₹4.30 बिजली महंगा का सोच रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ ₹27 की हो जाएगी। और जो तीसरा फैक्टर बहुत खौफनाक है, ये जो नया मिनी बजट ला रहे हैं उसमें ये डेवलपमेंट बजट जो है ना 900 अरब से 700 अरब करेंगे। अब काजी साहब, ये जो डेवलपमेंट का बजट होता है ना, बेसिकली मुल्क में रोजगार इनसे आता है। थोड़ा सा हाँ प्लीज, ये अच्छा किया इन्होंने, कम कर दिए। वो क्यों? सबसे बड़ा डाका जो पड़ता है इस बजट पे पड़ता है, वो तो ये ठेकेदारों के खाने के लिए होता है। यार तो लोगों की ना मेरे मत्थे मेरे लगता है भट्टी साहब कि हमने आवाम के लिए सड़कें भी छोड़ दे, इसमें नुकसान ठेकेदारों को होगा। काजी साहब, सैल्यूट टू यू, मुझे ठेकेदारों को नुकसान नहीं, काजी साहब मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं स्कूल ना बने, अस्पताल ना बने, सड़कें ना बने, करप्शन नहीं रोक रही, तरक्कियाती फंड बंद कर। भट्टी साहब मेरी गल सुनो, जबरदस्त। मैंने एक ठेकेदार से बात की जो कि बड़े बड़े ठेकेदार, तो भाई करप्शन रोके, मैं मान रहा हूं आपकी। मैंने मेरी बड़ी दिलचस्प बात, वो बड़े बड़े ठेकेदार थे और मैं किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ मुझे इत्तफाकिया मुलाकात होगी। मैं कहा सच्ची बताएं, ये अगर 100 रुपया आता है ठेके का, तो उसमें ऊपर कितना दाएं बाएं होता है? कहते ज्यादा नहीं होता, 25 से 30% होता है। मैं 70% आपको मिलता है। कहता तो मैं क्या, तो फिर उसमें से 35% तो आप भी खाते होंगे, तो फिर तल्ला कितना रह गया? यार ये तो सबसे बड़ी वारदात है, सबसे बड़ी वारदात वहां होती है। ये मायूसी की इंतहा है, ये मायूसी की हकीकत की इंतहा है कि डेवलपमेंट बजट कम कर दो, करप्शन। मैं नहीं कह रहा कम कर दो यार, ना मैं करना ले इतना बधाना ले, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसमें नुकसान ठेकेदारों का ज्यादा होगा, अवाम का नहीं होगा। क्योंकि कमाल है, अस्पताल मरीज ने जाना है, बच्चे गरीब ने स्कूल पढ़ना है, सड़क गरीब ने जानी है, अमीर आदमी तो अपने बच्चों को बाहर ले जाएगा पढ़ने के लिए। तो अगर इधर स्कूल नहीं बनेंगे, मलक साहब, अस्पताल नहीं बनेंगे, स्कूल, डॉक्टर, अस्पताल, हमीद लतीफ, कितने % लोग जाएंगे? भट्टी साहब 4 साल में एक भी मेगा प्रोजेक्ट में मुझे बता दें, अपने मेगा प्रोजेक्ट सड़क बना दे, सर निजात दे दो, पूरा मेगा प्रोजेक्ट और राज जाओ यार, कभी तो राज जाओ। मेगा प्रोजेक्ट है भट्टी साहब, पेट भी नहीं फटते नोटों से इनके। OIC की बात करें, आपको लगता है कि OIC एक बड़ा गवर्नमेंट डाउट कर रही है? मैं कहता हूँ फलस्तीन उन्होंने आजाद करा दिया, कश्मीर उन्होंने आजाद करा दिया, इराक उन्होंने आजाद करा दिया, शाम उन्होंने आजाद करा दिया। मुसलमानों को तो प्रॉब्लम होती नहीं, ये इदारा रहना चाहिए। अब ये आ गया अफगानिस्तान पे। मुझे बताया, मैं थोड़ी सी सख्त बात कर लूँ, बातें हम बड़ी करते हैं, मुझे बताया एक मुसलमान मुल्क का नाम इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिसने तालिबान को तस्लीम किया अभी तक, वाई नॉट? इसका मुझे जवाब दो। बातें ही आप करते हैं सिर्फ। 14-15 अगस्त की बात है ना, आज दिसंबर आ गया, एक मुसलमान मुल्क दिखा दें इंक्लूडिंग इमरान खान जिसको लीड कर रहे हैं, जिसको तस्लीम किया। उनके मसाइल खत्म करना चाह रहे हैं, सिंसियर होंगे सारे, होने भी चाहिए हमारे भाई हैं। तस्लीम ना करने की क्या वजह है? इसका मतलब है हम अंदर से कुछ बाहर ये आया ना, पॉइंट निकाला है। पहली बात ये है कि आपके मुसलमानों के बेशतर मुल्कों में वो लोग हुक्मरान हैं जिनकी हुक्मरानी नाजायज़ है,
जिनको मुसल्लत अमेरिका बहादुर ने कर रखा है। इसके इधर इधर ये जो बंदर बांट की थी ना, ज़्यादा तवील हिस्ट्री में नहीं जाता, जब फोटा रख के इन्होंने लकीरें बना के ये स्टेटें बनाई थी ना मिडल ईस्ट की, तो एक तो वहाँ पे नान यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं, उसकी एक वजह तो ये, चुनाचे वो सारे वाशिंगटन की तरफ देखते हैं। गार्ड उनके कभी अमेरिका से जाते हैं, कभी हमारे जैसे किसी मुल्क से चले जाते हैं। हमें बयानबाजी करते हैं कि हम आजाद हैं, गुलामी खत्म होगी, हम ये मुसलमानों की मैंने आपको ये बयान दी हो ना सर। देखे ना, ये दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, योर इशराफिया इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन लाई बियॉन्ड। यार एक मुल्क ने जिसने अभी तक तस्लीम किया और हमें इतनी खुशियां दी कि जनाब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, गुलामी खत्म होगी, ऑक्यूपेशन खत्म होगी, ये हालत है। 15 अगस्त से चले हैं, 15 दिसंबर आ गए। असल गुलामी माशी होती है, वो तो आपने खत्म की नहीं, उसमें तो हमें और धकेल रहे हैं आप, तो आप पॉलिटिकली कैसे आजाद होंगे? अगर आपने 300-400 मिलियन की ट्रांच के लिए जाना है तो फिर आपकी खारजा पॉलिसी आजाद कैसे होगी? नहीं वो तो सादा सी बात है ना, ऐसे ही है। तो इसलिए अच्छा कायद साहब, शिबली फराज साहब हमारे दोस्त हैं, पीटीए के सेनेटर, उसकी जो उन पर हमला हुआ कातलाना, हम उसकी मजम्मत है और वो अच्छे इंसान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अहमद फराज साहब के साहबजादे हैं, फराज साहब से मेरी थोड़ी सी साहब सलामत भी थी, बाकमाल लोग थे वो। तो ये है कि बहरहाल किसी के भी ज़िंदगी छीनना और किसी को वैसे कहीं बैठ के धमकियां देना भी कि हम ये कर देंगे, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को डरना चाहिए। इजाज़त दें आज फाकी वजीर पे इस तरह के अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।